हेलो स्टूडेंट, कैसी हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाता है, निश्चित उत्तरीय आ जाता है, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय आ जाते हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो, इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, 100 नंबर का पूर्णांक है शिक्षा शास्त्र का, तो 100 नंबर के साथ में हमें 100 में से 95% मार्क लाना है। तो आज की इस वीडियो को देखना है। पार्ट 2 का वीडियो है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न आ चुका है, सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी जो सीखने की क्रिया है इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से कारक हैं। ए आपका आयु तथा परिपक्वता, बी लिंग या भेद, सी स्वास्थ्य या डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारण, यानी जब हम सीखते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि आयु तथा परिपक्वता भी हो जाएगा, लिंग भेद भी हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य भी हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, दूसरा जो प्रश्न है बहुविकल्पीय का, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये कथन किसका है। यानी जो अनुभव और प्रशिक्षण है इसके द्वारा या व्यवहार में जो परिवर्तन है इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये सीखना है, ये कथन किनका है। यानी एक कथन है जो वैज्ञानिक लोग ने इसका दिया है शिक्षा शास्त्र में। तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, स्किनर के द्वारा ये कथन है। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, बोर्ड एग्जाम में आपका शिक्षा शास्त्र में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर का प्रत्येक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए, क्योंकि कॉपी की जो शुरुआत होती है आपकी यहीं से होती है। तीसरा जो प्रश्न क्या है, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है। जो अधिगम प्रक्रिया है इसको जो प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है वो आपका अनुकरण हो जाएगा, या प्रशंसा और निंदा, प्रतियोगिता, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यानी अनुकरण भी हो जाएगा, प्रशंसा और निंदा भी, और प्रतियोगिता भी हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, कोहलर ने प्रयोग किया था। जो कोहलर हैं, कोहलर ने प्रयोग क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, चूहे पर किया था, या चिंपांजी पर किया था। तो चौथा प्रश्न है, स्टूडेंट यदि आप वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं किए तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इसको रिसर्च करने में और इसको लिखने में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इनमें से जो चौथा प्रश्न इनमें से आपका डी हो जाएगा, कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न आ जाता है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। जो प्रारंभ है, प्रारंभ यानी जन्म के प्रारंभ में जो बालक है किस प्रकार से सीखता है, या प्रारंभ में किस प्रकार से बालक सीखता है। पांचवा प्रश्न इसमें डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा बालक क्या है, प्रारंभ में सीखता है। 6 नंबर प्रश्न है आपका, क्या है 6 नंबर प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। जो मैकडूगल हैं इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां हैं इनकी जो संख्या क्या हो जाएंगी, ए 12, बी 14, सी 16, या डी 18। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या इतनी है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, बच्चों के अवधान की विशेषता है। जो बच्चे हैं इनकी जो अवधान की विशेषता क्या हो जाती है, स्थायित्व हो जाएगी, चंचलता हो जाएगी, निरंतरता हो जाएगी, या डी व्यापकता हो जाएगी। 7वां का आपका बी हो जाएगा, चंचलता हो जाएगी, जो कि बच्चे के अवधान की विशेषता है, ये आपको याद रखना है। स्टूडेंट यदि आपको प्रश्न का, यानी जो बहुविकल्पीय में प्रश्न बता रहा हूँ इसका आंसर आपको पहले से पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, तो इससे आप एक अपना टेस्ट भी ले सकते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा पूरे को कैलकुलेशन के बाद में।
8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्न है और ये छोटे बच्चे को भी पता होता है। स्कूल जाने से पहले बच्चे कहाँ से अभिप्रेरणा प्राप्त करते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपका परिवार यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आंख मूंद कर आप इस पर राइट आंसर लगा दीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्मजात प्रेरक जो है नहीं है। भूख नहीं है, क्रोध नहीं है, प्रशंसा नहीं है, प्यास नहीं है। तो यहाँ पर आप पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप अपने मन से भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएगा प्रशंसा हो जाएगा। 9 नंबर का सी हो जाएगा, क्योंकि प्रशंसा जो है आपको जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये जन्म से निर्धारित नहीं होता है। यदि आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, कोई मेहनत कर कर हासिल करते हैं या कोई प्रशंसनीय काम करते हैं, तब प्रशंसा होती है, तो इसको हम कहते हैं प्रशंसा। तो ये भैया जन्मजात प्रेरक नहीं है प्रशंसा। 10 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा अमूर्त पुरस्कार है, यानी कोई एक अमूर्त पुरस्कार है। क्या है, प्रमाण पत्र है, प्रगति पत्र है, मेडल है या प्रशंसा है। यहाँ पे अमूर्त पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, ये अमूर्त पुरस्कार है। तो हमने बहुविकल्पीय का 10 प्रश्न बता दिया है, जो कि शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2 वाला वीडियो है। अब हमारा आ जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि जो शिक्षा शास्त्र है इसमें 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका बहुविकल्पीय हो जाएगा, दूसरा निश्चित उत्तरीय प्रश्न, तीसरा अति लघु उत्तरीय, चौथा आपका लघु उत्तरीय और पांचवा दीर्घ उत्तरीय। तो 5 प्रश्न टाइप के पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के और निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। कान उमेठना चांटा मारना किस प्रकार का दंड में शामिल होता है। कान उमेठना चांटा मारना ये किस प्रकार के दंड में शामिल होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक दंड। आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा भैया, शारीरिक दंड, क्योंकि कान उमेठना ये हमारे शरीर पर ही इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक किसने लिखी है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, जो इट सेल्फ पुस्तक है ये किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलफर्ड वेयर ये पुस्तक लिखी है। देखिए निश्चित उत्तरीय में इसलिए कि होता क्या है, इसमें आपको एक लाइन में इसका आंसर देना होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कॉपी में आपको जिस प्रकार से हमने लिखा है इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होता है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, आईक्यू क्या है, आईक्यू निकालने का सूत्र है, यानी आईक्यू जो लेवल है आपका निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए आईक्यू बराबर, यहाँ पर आप देखिए आईक्यू बराबर बटा आपका मानसिक, यहाँ पर दीजिएगा मानसिक आयु, क्या हो जाएगा मानसिक आयु, जाए राइटिंग पर आप मत जाइएगा, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, क्या हो जाएगा शारीरिक आयु। आपने कहीं गुणा कीजिए, उसके बाद में 100 से आप सारा चीज़ें कैलकुलेट कर दी, जितना आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए ज्ञान लब्धि किसे कहते हैं। जो ज्ञान लब्धि है ये किसे कहते हैं। तो ज्ञान लब्धि का इसका आंसर देखिए क्या है, इसका परिभाषा आपको देना है एक लाइन में। तो ज्ञान आयु, आप देखिए इसका आंसर देखिए, ज्ञान आयु एवं मानसिक आयु के अनुपात, मानसिक आयु के अनुपातिक, मानसिक आयु के अनुपातिक स्वरूप की ज्ञान लब्धि कहते हैं। अनुपातिक स्वरूप को क्या है, ज्ञान लब्धि कहते हैं। तो ये ज्ञान लब्धि किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो गया। 1 नंबर का प्रश्न था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतना ही आंसर आपको इसको दे देना है। उसके बाद में देखिए हमने इसमें भी 10 प्रश्न आपको बताए हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, सर्वप्रथम शाही धब्बा परीक्षण किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए। वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इसको लिखने में और आपके सामने लेकर आने में। तो हरमन रोसा, आप याद रखिएगा, हरमन क्या है,
हनमर रोसा ने सर्वप्रथम स्याही डब्बा का क्या है परीक्षण किया था। 6वां प्रश्न है आपका, मनोविश्लेषण क्या है, मनोविश्लेषण के जनक कौन है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया, कौन हो जाएंगे? सिगमंड, कौन हो जाएंगे भैया? सिगमंड फ्रायडे, सिगमंड फ्रायडे हो जाएंगे मनोविज्ञानिक क्या है, मनोविश्लेषण के जनक। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सेवा ब्रैकेट में आप नौकरी देख सकते हैं, नौकरी के चयन में दिया जाने वाला अनुदेशन किस प्रकार का अनुदेशन होता है? तो यहाँ पर व्यावसायिक अनुदेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? व्यावसायिक अनुदेशन। राइटिंग पे मत जाइएगा स्टूडेंट, क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस जीव पर किया गया था? जो सूझ का सिद्धांत है, सूझ का, ये प्रयोग जो है किस जीव पर किया गया था? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भैया? क्या भैया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। सूझ का जो सिद्धांत का प्रयोग है किस जीव पर किया गया था? सुल्तान नामक चिंपांजी पर। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, किसने कहा, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं, किसने कहा ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगम है? ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है? अधिगम है। तो क्रो एवं क्रो ने कहा था। इसी तरह आपको इसका निश्चित उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है। 1-1 नंबर का है, और 1-1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट जो गलती क्या करते हैं, वो इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। भैया क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं पर निर्भर रहता है, और इसी से आपका क्या है, कॉपी का रुख देख लेता है कि आपने किस तरह से लिखा। आपने चाहे अंदर चाहे जितना भी अच्छा लिखा हो, लेकिन बाहर वाला ही यदि खराब कर देते हैं तो भैया क्या होगा? एग्जामिनर डिमोटिवेट होगा। भैया जब वो डिमोटिवेट होगा तो काफ़ी आपके नंबर्स काटेगा। तो 10वां जो प्रश्न देखिए क्या है, लेखन यानी राइटिंग सुधार के लिए सीखने का कौन सा नियम अधिक लाभदायक है? क्या है? लेखन यानी राइटिंग सुधार के लिए सीखने का नियम कौन सा लागू? तो ये अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये भी हमारा हो गया 10 प्रश्न, जो कि निश्चित उत्तरीय का था। बहुविकल्पीय प्रश्न का भी हमने 10 प्रश्न बताया था, और निश्चित उत्तरीय का भी बता दिया है। अब हमारा स्टूडेंट आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शायद 3 या 4 नंबर का शिक्षा शास्त्र में ये पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, सीखने का अर्थ समझाते हुए कोई एक परिभाषा दीजिए। क्या है? जो सीखने का अर्थ है, इसको समझाते हुए कोई एक परिभाषा दीजिए। यदि आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसका भी हम आपको फंडा आगे बताएंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप पढ़िए, और स्टूडेंट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आपका 100 नंबर का शिक्षा शास्त्र का पूर्णांक होता है, और हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि मैं प्रश्न के साथ में आंसर को भी बताने वाला हूँ। तो देखिएगा वीडियो लास्ट तक, और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बालक परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वो सीखना है। व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया क्या है? व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया अधिगम ब्रैकेट में सीखना है। इस सीखने का अर्थ समझाते हुए कोई एक परिभाषा दीजिए। तो ये इसका परिभाषा हो गया, आप देख सकते हैं, इसका आंसर आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर भी। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, थार्नडाइक ने अधिगम को कौन से नियम बतलाए हैं? यानी जो थार्नडाइक है भैया, ये अधिगम के कौन से नियम बतलाए हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, थार्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के 3 नियम हैं। सबसे पहला जो नियम है भैया, प्रभाव का नियम, प्रभाव अथवा परिणाम का नियम। तीसरा है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा आपका अभ्यास का नियम, तीसरा है आपका तत्परता का नियम। अब देखिए इसमें क्या है, बोर्ड एग्जाम में यदि आपका यही प्रश्न भैया आ जाता है दीर्घ उत्तरीय में, यानी भैया 10 नंबर का यही प्रश्न आ जाता, तब आप क्या करते? तब भैया करते क्या, जो आपका ये प्रश्न पूछा गया, जैसे इसका जो हमने 3 आपको नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, तो इनके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना होता कि भैया तत्परता का नियम क्या होता है, अभ्यास का नियम क्या होता है, और प्रभाव का नियम क्या होता है। तो इनके बारे में आपको जानकारी देनी होती है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है और 250 शब्दों में इसका आंसर आपको प्रेजेंट करना होता। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है अति लघु उत्तरीय का, अभिप्रेरणा एवं रुचि का क्या संबंध है? देखिए ये पार्ट 2 का वीडियो है, यानी जो मनोविज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं,
ये सेक्शन, क्योंकि ये पार्ट 2 में यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड था, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए वाला जो वीडियो हमने अपलोड कर दिया है शिक्षा शास्त्र का, आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा पार्ट 2 का वीडियो है, और पार्ट 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, चाहे जो प्रश्न हो, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो इसीलिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का क्या संबंध है। जो अभिप्रेरणा है एवं रुचि का क्या संबंध है, ये आप बतलाइए। इसका आंसर देखिए, अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्रिया, क्या है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, जबकि रुचि के कारण व्यक्ति उस क्रिया को भली भांति करता है, रुचि प्रेरणा भी देता है। यानी कहने का जो तात्पर्य भैया, इसका आंसर देखिए कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को क्रिया या व्यवहार करने के लिए क्या है, प्रेरित करता है अभिप्रेरणा, जबकि रुचि के कारण व्यक्ति उस क्रिया को भली भांति करता है। जो रुचि होता है, जैसे कि हमारा रुचि किस में, पढ़ाने में है, तो उस क्या है, उस रुचि के कारण व्यक्ति उस क्रिया को भली भांति करता है, और रुचि प्रेरणा भी देता है। हम जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमें एक क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है कि हम बच्चों को तैयार करा रहे हैं, बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम से, तो हमें एक प्रेरणा भी मिलता है, और एक हमारा रुचि भी है पढ़ाने वाला। तो ये होगा। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय का, पुरस्कार देने के 2 उद्देश्य बताइए। यहाँ पर देखिए भैया 2 उद्देश्य पूछे गए हैं, लेकिन हमने 4 बताए हैं। 4 बताएं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप जो भी पसंद आए आपको लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि भैया 2 ही पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में 4 भी पूछा जा सकता है कि पुरस्कार देने के 4 उद्देश्य बताइए, तब आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर देखिए, पहला उद्देश्य है पुरस्कार छात्रों में अनुशासन के प्रति क्या है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जो पुरस्कार है, इसमें जो छात्र होते हैं, छात्रों को अनुशासन यानी अनुशासन में रहने के प्रति क्या है, श्रद्धा बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहला ये उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है, छात्रों में स्वयं स्पर्धा, क्या है, स्वयं स्पर्धा उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। जो छात्र होते हैं, इनमें स्वयं स्पर्धा उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है शिक्षकों के प्रति आदर उत्पन्न करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी जो शिक्षक होते हैं, इनके प्रति आदर सम्मान करने के लिए क्या है, पुरस्कार दिए जाते हैं। उसके बाद में चौथा है हमारे अच्छे कार्यों के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जो ये पुरस्कार देने के जो उद्देश्य बताए गए हैं, ये आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि पुरस्कार देने से क्या क्या उद्देश्य होते हैं। यदि आप कोई भी पुरस्कार ग्रहण करते हैं तो उससे क्या क्या अनुभूति होती है, आप अपने शब्दों में भी बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमने 4 उद्देश्य के बारे में बता दिया है, जो कि इस तरह से है, ये आपको याद रखना है। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पांचवा देखिए क्या है, दंड क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, कि दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। जो दंड है ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इसका परिभाषा देना है, और जो हमारा शिक्षा है इसमें इसकी उपयोगिता क्या है ये बताना है। इसका आंसर देखिए, दंड अवांछनीय, क्या है, दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है। दंड का महत्व देखिए, दंड हमने ये परिभाषा यहाँ तक देख लिया, शॉर्ट में इसका परिभाषा था। अब दंड का महत्व भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो महत्व क्या है, अनुशासन की स्थापना। दंड का महत्व में अनुशासन की स्थापना ये हो गया। दूसरा है आपराधिक कार्यों पर नियंत्रण, जो आपराधिक कार्य हैं इस पर नियंत्रण भी। तीसरा है बुरी आदतों या गलत आचरण में सुधार होना। तो ये दंड है, और शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता हमने बता दिया है। अब यही स्टूडेंट प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछ लिया जाता, तो हमने जो ये दंड के महत्व बताए हैं, इनके बारे में आपको लिखना पड़ता। जैसा कि हमने आपको किस में बताया था, आपको हमने इसमें बताया था अभिप्रेरणा वाले और थॉर्नडाइक वाले, यानी जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव के नियम वाले में बताए थे। तो ये दंड क्या है, दंड का परिभाषा भी हमने दे दिया है। इसी प्रकार से दंड दिया जाता है। देखिए जो शिक्षा शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आसानी वाला सब्जेक्ट है। इसमें आपको शिक्षा से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ना कि बाहरी। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है अति लघु उत्तरीय का, बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बुद्धि की विशेषताएं जो होती हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ये आपका प्रश्न है, 4 नंबर का शायद प्रश्न पूछा जाएगा आपका। तो
तो पहला देखिए, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है, यानी जो बुद्धि है भैया, बुद्धि आपका जब काम करता है जन्म से, जब आप पैदा होते हैं तो बुद्धि व्यक्ति से जन्मजात ये क्षमता है। और दूसरा जो है, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, प्रदान करती है। और तीसरा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये बुद्धि की विशेषताएं का वर्णन है। अब ये 4 नंबर वाला प्रश्न था तो शॉर्ट में बताया गया है। अब यही 10 नंबर वाला हो जाता तो इसको हमें डिटेल में बताना होता, वो भी 250 शब्दों में, छोटे मोटे शब्दों में नहीं, क्योंकि भैया 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी 10 नंबर के, 10 नंबर की 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी में आपको पूरा जोर देना है। और जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप नोट करते रहिएगा, और कोई भी प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वो अपने अपने स्थान पर सक्षम है नंबर देने के लिए। तो भैया 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, तो किसी को हल्के में मत लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, हमारा 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लियर हो गया है। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शायद 6 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र में पूछा जाता है। देखिए 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें जो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण की कोई 3 अंतर लिखिए। जो आपका उपलब्धि परीक्षण है और बुद्धि परीक्षण है, इसमें कोई हमें 3 अंतर लिखना है। 3 अंतर लिख देना है, 6 नंबर क्लियर हो जाएगा, यानी 6 नंबर हमें मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बुद्धि परीक्षण का देखेंगे, उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण का। तो देखिए इसमें क्या पहला है, बालक की जन्मजात योग्यता का मापन करता है बुद्धि परीक्षण। दूसरा है आपका, प्रश्नों का निर्माण उम्र के आधार पर होता है। तीसरा आपका क्या है, भविष्य की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। जो भविष्य है इसमें जो प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है बुद्धि परीक्षण में। उसके बाद में क्या है, उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है। देखिए दोनों में अंतर है, क्योंकि भैया ज़मीन आसमान का फर्क है। बुद्धि परीक्षण का अलग स्वरूप है, उपलब्धि परीक्षण का अलग स्वरूप है। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण वाला, इसमें क्या है, बालक के अर्जित ज्ञान का मापन करते हैं। इसमें जन्मजात योग्यता का मापन करते हैं, लेकिन जो बालक का अर्जित ज्ञान है इसमें ये मापन करते हैं। और प्रश्नों का निर्माण विषय के आधार पर होता है, क्या है, ना कि उम्र के आधार पर। उसके बाद में केवल विषय संबंधी प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। यानी बुद्धि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण का अनुमान क्या है, इसमें क्या है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव। एक तरफ कहने का तात्पर्य है इसका उल्टा, जन्मजात वाला, इसका ज्ञान वाला, इसका प्रश्नों की उम्र पर, इस पर विषय के आधार पर। इसमें भविष्य के प्रगति का अनुमान, इसमें केवल क्या है, विषय संबंधी का अनुमान लगाया जाता है। तो ये 3 अंतर हमने बता दिया है, 3 ही अंतर बताना था। 6 नंबर का प्रश्न था, इतना आप लिख देंगे इस तरह से तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसमें जो व्यक्तित्व है इसको कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। इसका भी आंसर आपको अपने बुक या विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, प्रेरणा के कोई 5 कार्य लिखिए। जो प्रेरणा है चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कोई हमें क्या है 5 कार्य लिखना है। तो 5 कार्य आप लिख दीजिएगा, ये आपको 5 कार्य मिल जाएगा, या लिख दीजिएगा तो 5 कार्य लिखना ही है, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है और 6 नंबर प्रश्न के लिए इतना करना पड़ेगा आपको। चौथा प्रश्न है, अमूर्त पुरस्कार से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल आंसर देना है कि जो अमूर्त पुरस्कार है, प्रशंसा है अमूर्त पुरस्कार, तो इसके बारे में क्या है आपको डिटेल में इसका आंसर आपको देना होगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि भैया शिक्षा शास्त्र का है। अब हमारा आ जाता है स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 10-10 नंबर का 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल इसमें हमने कितने प्रश्न बताए हैं, फिलहाल इसमें हमने 1 ही प्रश्न को बताया है। देखिए पहला जो प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अर्थ और महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्या है, जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है इसके अर्थ और महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके विषय में अपने विचार को क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। तो व्यक्त कीजिए, इसका आपको आंसर देना है। 10 नंबर का प्रश्न है, 250 शब्दों में इसका एक आंसर देना रहेगा आपको। तो प्लीज़ आप तैयार कर लीजिएगा इसको भी। तो स्टूडेंट हमने तैयार करवा दिया है आपका, कितना प्रश्न तैयार करवा दिया है, जितने भी हमारा प्रश्न था अति लघु उत्तरीय का, उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय का, लघु उत्तरीय का, हमने सारी चीज़ें बता दी है स्टूडेंट, वो भी प्रश्न के साथ में आंसर के, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। सारी चीज़ें हमने बता दिया है।
5 तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान में, हमने बता दिया है। इसका आंसर के साथ में बताया है और जो बताया जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आई होप कि आपको पसंद आया होगा और ये पार्ट 2 का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट यदि आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो जाइए फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।